नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो आज का अपना टॉपिक होगा दोस्तों पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक से दो क्वेश्चन में से देखने को हमें मिलते हैं हर एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेंगे बड़े करके, जो फैक्चुअल डिटेल्स होंगी जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप यहाँ तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मोटिवेशन बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर सब्सक्राइब करता है तो वो रिफ्लेक्शन है कि आपके वर्क को रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे तो वीडियोस लेके आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो पहले बात कर लेते हैं जो बेसिक फीचर्स रहते हैं कमिटीज़ के, या फिर जो भी बातें हैं इससे रिलेटेड जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसी बात को इंक्लूड करेंगे। तो पहली बात है अपॉइंटमेंट और इलेक्शन, ये कमिटीज़ के मेंबर्स का और उन कमिटीज़ का होता कैसे है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट, कौन कौन से हाउसेज होते हैं, दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक, तो ये दो हाउसेज होते हैं, यहाँ से इनका अपॉइंटमेंट भी होता है, इलेक्शन भी होता है। या फिर इसमें मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, आप बताओ कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है। अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ रखा है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए बहुत ही ईजिली। ठीक, दूसरी बात आती है वर्क किसके डायरेक्शन के अंडर करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वर्क करती हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटेरिएट या फिर किसी और पोजीशन में डाल देंगे, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए पता रहना चाहिए हमको कि यहाँ पे जैसे स्पीकर ही अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, तो स्पीकर चेयरमैन के ही डायरेक्शंस के अंडर ये कमिटीज़ वर्क करती हैं। कमिटी अगर बिलोंग करती है टू दी राज्यसभा तो वो अंडर डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उनके अंडर काम करेगी, अदरवाइज स्पीकर अगर लोकसभा कमेटी है। ठीक है, बाकी अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करती है इन्हीं अथॉरिटीज़ में। अच्छा, क्या सोर्स क्या है। अगर हम बात करते हैं कमेटीज़ का, तो ऐसे पार्लियामेंट के अंदर एक्सप्लिसिटली तो लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, इन कमेटीज़ के बारे में तो पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि संविधान के अंदर तो नहीं दे रखा इनके बारे में, बट आर्टिकल 118 पार्लियामेंट को ये पावर जरूर देता है कि वो अपनी प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी आर्टिकल 118 से ही ड्राइव करके पावर को रूल्स, प्रोसीजर्स, कमिटीज़ या फिर जो भी रेगुलेशंस होते हैं हाउसेस को चलाने के पार्लियामेंट के, उनको ड्रॉ किया जाता है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक, तो ये तो कुछ हो गए इसके बारे में, फीचर्स के बारे में। आगे हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती कौन सी हैं। ठीक, तो पहली तो होती है हमारे पास स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग मतलब हुआ कि कमिटीज़ होती हैं परमानेंट इन नेचर। ठीक, तो इन कमिटीज़ का ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए हैं, एक हफ्ते के लिए हैं, फिर डिजॉल्व हो जाएंगी। इसका मतलब ये है ये थ्रू आउट द ईयर वर्क करती हैं। हाँ, इनकी मेंबरशिप जरूर रेगुलेट होती है, मतलब कि री इलेक्शंस होता रहता है मेंबर्स का टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली बात है एक ही टाइप के मेंबर्स तो नहीं रह सकते, बट ये कमिटीज़ ऐसे डिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उनके कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। जैसे कि पहली आती है हमारे पास इसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर देख लो। 1921 में इसको सेटअप किया गया था फर्स्ट टाइम। इसके 22 मेंबर्स होते हैं, 15 होते हैं इसमें लोकसभा से, 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। एक मंत्री जो होता है इसका मेंबर नहीं बन सकता। अब देखो इसमें भी एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है कि एक मिनिस्टर क्यों कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। तो देखो मिनिस्टर होता है पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक, और ये जो कमेटी है ये पार्ट है ऑफ द लेजिस्लेटिव्स। ठीक है, कमेटी का काम है एग्जीक्यूटिव की चेक्स एंड बैलेंसेस या फिर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है, अब अगर ये एग्जीक्यूटिव्स में आके बैठ देंगे तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी ये लोग एकदम इंडिपेंडेंट मैनर में कैसे इंश्योर करेंगे। समझ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर तो ये बात हो गई कि जो जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना, और उस मुकदमे को देखने वाला जज दोनों एक ही इंसान है, तो वो तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया। इसीलिए एग्जीक्यूटिव का मेंबर लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं हो सकता इस कमेटी का। तो ऐसे अगर ध्यान रखोगे तो ईजी रहेगा, मतलब कि रीज़न क्या है इसके पीछे, रैंडमली बात नहीं होती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इस कमेटी का मेन फंक्शन क्या होता है, एग्जामाइन करना द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। तो हमारे पास कैग है। ठीक है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 148 से लेके 151 तक। तो इसके अंदर कैग के बारे में दे रखा है, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो चेक करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं टू दी पार्लियामेंट, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड होती है। तो उन्हीं रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है, उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़ को इंश्योर करती है, इसलिए इसको कहते हैं फाइनेंशियल कमेटी। और उसमें पहली कमेटी आ गई पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा एक पूछ सकते हैं कि कैग एक्ट्स एज दी कमिटीज गाइडेंस, ठीक है, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। तो कौन सी कमेटी के लिए कैग गाइड की तरह, फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह वर्क करते हैं, तो वो हुई हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है ना। फिर आती है हमारे पास इसी के अंदर फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर दूसरी कमेटी, वो है एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है, जो कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो 1921 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जॉन मठाई। तो जॉन मठाई कौन थे, ये स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना। तो इसमें क्या एक फीचर इंपॉर्टेंट है, ऑल दी 30 मेंबर्स आर फ्रॉम दी लोकसभा ओनली। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसको कहा जाता है कॉन्टीन्यूस इकोनॉमी कमेटी। क्यों, क्योंकि सरकार के एस्टीमेट का मतलब क्या हो गया, सरकार के एस्टीमेट का हो गया मतलब
जो डिमांड्स होती हैं, ठीक है ना, फॉर ग्रांट्स, गवर्नमेंट बजट पेश करती है, उसमें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्शन होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, और उन्हीं पॉलिसीज़ को एस्टीमेट कमेटी एग्जामाइन करती है, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अनुमान क्या है, कितना खर्चा हो जाएगा, तो अनुमान वही कमेटी का नाम हो गया, एस्टीमेट कमेटी। तो ध्यान रखेंगे कि डिमांड्स फॉर जो ग्रांट्स होती हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं बजट के अंदर, उसको एग्जामिन करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बजट को कम करवा देंगी या फिर इनके पास कोई ऐसी पावर है जो कि सैंक्शन कर देंगी बजट को या फिर रोक सकती हैं। ये बस एडवाइस दे सकती हैं और अपना एनालिसिस प्रोवाइड कर सकती हैं टू दी पार्लियामेंट, जिससे कि फिर से एग्जीक्यूटिव जो खर्चा कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो बजट में उनको पैसा मिला है, उसको लेकर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है फिर से, ठीक है। इसका भी कोई भी मंत्री जो है नहीं हो सकता आपका मेंबर, ठीक है। इसीलिए इसको कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी कहा गया है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये चेक करती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इकोनॉमिकली वाइबल हैं या फिर आलतू फालतू खर्चा किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेटी ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें तो नाम से क्लियर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, ठीक। तो उसको लेके जो एग्जामाइन करता है, उनकी जो परफॉर्मेंस को, इनकी भी एक रिपोर्ट आती है ऑडिट करके, भले ही रिपोर्ट जो कैग ऑडिट करें या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करे, बट हर पीएससी की रिपोर्ट आती है, उसको एग्जामिन करती है अंडरटेकिंग वाली जो कमेटी है, ठीक है। फिर 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कृष्ण मेनन, ठीक है, कृष्ण मेनन की कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल पॉइंट से काफ़ी सारे। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, बट एक मात्र ये एस्टीमेट कमेटीज़ के 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। इसकी मेंबरशिप 22 की है, 15 सेम लोकसभा, 7 सेम राज्यसभा, और ये वैसे ही रहेगा जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में था। और दूसरी बात क्या है इसमें यहाँ पे फ्रॉम दी, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट, मेंबर्स ऑफ द कमेटी हुआ फ्रॉम द राज्यसभा, वो नहीं बन सकते चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ठीक। जो भी ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा से हैं, वो चेयरमैन बनने के एलिजिबल नहीं होते। फिर इसमें कोई मंत्री नहीं बनता, तो मंत्री तो नहीं बनेगा किसी में, जो आपको बताई दिया उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आती है हमारे, देखो ये तो हो गई हमारे पास 3 फाइनेंशियल कमेटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टीमेट कमेटी हो गई, एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई। उसके बाद एक कमेटी का सेक्शन दूसरा भी ये है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। अब ये भी उसी के अंदर आती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर। ये होती हैं डिपार्टमेंटल, क्या मतलब समझ में आया डिपार्टमेंटल से, मतलब डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्रीज़, ठीक है ना। तो कुछ अंतर नहीं है, बस वही मिनिस्ट्री बेसिस पे होती है। ये कितनी टोटल 24 होती हैं, जिसमें से 8 और 16 ऐसे का डिवीज़न इनका, 8 है राज्यसभा में और 16 वर्क करती हैं लोकसभा में, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का काम है, जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, वहाँ से किसी तरीके का बिल आ रहा है, कोई पॉलिसी आ रही है, या फिर किसी भी तरीके का वहाँ से पेपर वर्क है, तो उसको एनालिसिस करना, उसमें एडवाइस देना, उसकी इकोनॉमिकल एंगल से उसको चेक करना, एग्जामिनेशन करना, वो सारे काम इन कमेटीज़ के होते हैं, ठीक। जो कि बजट जब आता है हमारा, डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, हर डिपार्टमेंट की डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, अराउंड 100 से ऊपर डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट की जाती हैं। तो उनका जो एग्जामिनेशन होता है तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, इसमें से कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जो राज्यसभा के अंडर वर्क करती हैं, ठीक। अब देखोगे कुछ ऐसे वर्क हैं, आप ये बस राज्यसभा का ध्यान रख लो, फिर जो बचेंगी सब लोकसभा में आ जाएंगी, ठीक है। ये टोटल 24 हैं, उसमें से 8 राज्यसभा की हैं, बस उसमें से ध्यान रख लो थोड़े से, जैसे कॉमर्स को लेके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेके, साइंस एंड टेक, हेल्थ, लॉ, जस्टिस, बस आप इतना ध्यान रख लो। देखो कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये कुछ काफ़ी हाई एंड वाले डिपार्टमेंट लग रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारा लॉजिक, काफ़ी एजुकेशन चाहिए। कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, रिसर्च, हेल्थ, लॉ, जस्टिस, इसलिए ऐसा ध्यान रखो कि राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, तो राज्यसभा का मतलब ही है अपर हाउस। अपर हाउस मतलब क्या, हाउस ऑफ दोज हु आर एडुकेटेड वंस, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी ऐसी कमेटीज़ हैं जिसमें बहुत हाई लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए, वो राज्यसभा के अंडर वर्क करती हैं। ये सच कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये आपको याद है इसलिए इस चीज़ को ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेटीज़ टू इंक्वायर का भी क्वेश्चन तो देखने को मिलता नहीं है, बट इतना ध्यान रखेंगे, हाँ ठीक है, कमेटीज़ टू इंक्वायर है, और उसके अंडर कमेटीज़ टू पेटिशंस, प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी, ये कुछ कमेटीज़ यहाँ पे सेटअप होती हैं, ठीक है। ये दोनों हाउसेज में होती हैं, लोकसभा में भी रहती हैं और ये राज्यसभा में भी रहती हैं। तो प्रिविलेज वाली कमेटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक मोशन आ जाता है प्रिविलेजेस का किसी भी मिनिस्टर या एमपी के अगेंस्ट कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, ठीक है। तो वो खैर अलग टॉपिक है, अलग पॉइंट है, बट इसे रिलेट कर सकते हैं। फिर आती है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट एश्योरेंस के ऊपर होती है कमेटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर होती है, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो हमने सुना होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट वाली अपनी वीडियो के अंदर। लेकिन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, तो क्या होता है, पार्लियामेंट बनाता है लॉ, ठीक है। अब पार्लियामेंट का काम ये होता है लॉ बनाना, लेकिन पार्लियामेंट का काम ये नहीं होता कि एवरी डिटेल उस लॉ के अंदर फिल करे, ठीक है। ये ढांचा बनाती है इसने कानून का, ऐसे बन जाता है कानून, ये मानो ये लॉ है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उस टाइम पे देखा जाता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस कानून ने एक एक चीज़ बना दी पार्लियामेंट में और एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया ग्राउंड पे ले जाके। इम्प्लीमेंटेशन काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, और उसमें भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर की जो डिटेल्स होती हैं, ये जो डिटेल्स होती हैं कि इसके अंदर किस तरह से प्रोसीजर होगा, कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कितनी पावर होगी, तो उस ढांचे के अंदर आना चाहिए बस सब कुछ, ठीक है। तो इस ढांचे के अंदर के जो कंटेंट है ना, जो एग्जीक्यूटिव्स भरते हैं, उसे कहते हैं हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है, ये फ्रेमवर्क के अंदर
इसी को कहा जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये देखने के लिए कि ये आपने जो अंदर भरा है मटेरियल हमारे ढांचे के, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी होती है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने तो आपको फ्रेमवर्क दिया था ये वाला कि इसके अंदर अंदर जो कानून बन सकता है बना लो, इसके अंदर डिटेल भरी जा सकती है, लेकिन वो इसके काबू के इसके अंदर होना चाहिए, इसकी बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। अब आपने बना दिया यहाँ तक, आपने यहाँ यहाँ बना दिया, तो ये चेक करके बताएगी ये वाली कमेटी कि भाई ये कानून तो ख़राब है, एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया है, तो इस कानून क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ऑब्वियसली बात है, जिस कानून को पास ही नहीं किया पार्लियामेंट ने, उसको आप ऐसे कानून कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन दी ग्राउंड रियलिटी पे, तो इसलिए वो हो गया असंवैधानिक। ठीक है, जुडिशरी भी इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी बहुत जल्दी से। ठीक है, बस ये इसका काम है, इतना ध्यान रखना है। फिर आती है कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेस, उसमें मेनली हाउस कीपिंग कमेटी आती है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं बनता, बट स्टार्टिंग की जो कमिटीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर बाद में दूसरा जो क्वालिटी मतलब कैटेगरी होती है ऑफ दी कमिटीज़, वो होती है हमारी एड हॉक कमिटीज़ की। ठीक है, तो एड हॉक कमिटीज़ में कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है सेलेक्ट कमेटी और दूसरी आती है जॉइंट कमेटी ऑन बिल्स। बिल्स कौन से, जो हमारे कानून होते हैं पास होते हैं, तो उसके ऊपर हमने देखा है कि पहला स्टेज तो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक, दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है आपका कमेटी स्टेज या फिर कंसिडरेशन स्टेज। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें पूरा बिल का जो प्रोसीजर होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स हैं उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो हम देखेंगे, बट अभी इतना समझ लेते हैं हल्का सा। और थर्ड स्टेज अपना आता है जिसमें वोटिंग होती है और पास कर दिया जाता है बिल को। ठीक, तो ब्रॉड 3 स्टेज होती हैं किसी भी बिल के पास करने की। इंटू में तो कुछ नहीं होता, बस बिल आया, उसकी टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, गैजेट में पब्लिश कर दिया नहीं कर दिया, यही बात होती है। बट जो सेकंड स्टेज होती है हम कहते हैं कंसिडरेशन स्टेज, उसके अंदर आती है कमेटी स्टेज। तो उसके अंदर 2 कमेटीज़ आती हैं, एक होती है सिलेक्ट कमेटी, एक होती है जॉइंट कमेटी। इनका काम होता है बिल को स्क्रूटनाइज करना। जैसे भी कानून जो है आईपीसी सीआरपीसी को जो अमेंडमेंट करने के लिए कानून आया है, इससे वो कमेटीज़ के पास ही है, इन्हीं कमेटीज़ के पास है, सिलेक्ट एंड जॉइंट कमेटीज़ के पास। इसमें डिफरेंस इतना है कि अगर लोकसभा राज्यसभा मिलकर दोनों एक साथ कमेटी बना देंगे तो उसको कहेंगे जॉइंट कमेटी, और लोकसभा में अलग बनेगी राज्यसभा में अलग बनेगी तो उसको कह देंगे सिलेक्ट कमेटी। बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग बनाने से अच्छा करके कई बार ये कंसिडर करते हैं एक साथ बना लेते हैं, जिससे ज़्यादा एक्सपर्टीज एक साथ आ जाएगी और फिर लंबा प्रोसीजर को हम छोटा भी कर पाएंगे। ठीक है, तो बस कोई भी कानून को कमेटी की स्टेज से, देखो ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये संवैधानिक रूल नहीं है कि कमेटी की स्टेज से जाना ही पड़ेगा, और इसको लेकर काफ़ी बार गवर्नमेंट से क्रिटिसिज्म भी होता है कि गवर्नमेंट बाईपास कर देती है कमेटी स्टेज को, क्योंकि ये कमेटीज़ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी कहते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं। गलत को गलत कहती हैं, सही को सही कहती हैं, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाइन्स पे नहीं चलती। इन पे जो है पार्टी की जो वेब होती है वो नहीं इन पर इंप्लीमेंट होती। तो ये अपना यहाँ पे कई सारे एमपीज़ होते हैं जो एक्सपर्टीज़ कैरी करते हैं, वो अपना ओपिनियन दे देते हैं, भले वो उनकी पार्टी के खिलाफ भी हो कि ये चीज़ गलत है, इसको हमें इस बिल से जो है रिमूव कर देना चाहिए। तो बिल के रिफाइनमेंट के लिए, बिल को एकदम परफेक्ट स्टेज पे ले जाने के लिए कमेटी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट इसमें ऐसा जैसा संविधान रूल नहीं है कि आपको हर बिल को पुट करना ही पड़ेगा टू दी कमेटी स्टेज, तो इसलिए गवर्नमेंट कई बार इसको सरपास कर देती है, बाईपास कर देती है, तो उस बात का क्रिटिसिज्म कई बार देखने को मिलता है हमें। बट फिलहाल जो मुद्दे की बात वो यही है कि एड हॉक कमेटीज़ में 2 कमेटीज़ होती हैं, सेलेक्ट कमेटी एंड जॉइंट कमेटी। दोनों क्या होती हैं मैं आपको बता दिया, और दोनों का फंक्शन क्या होता है। और ये एड हॉक इसीलिए है क्योंकि जब बिल को कंसिडर करती हैं तब तक रहती हैं, जब बिल को कंसिडर कर लेती हैं, पास कर देती हैं वहाँ से, उसके बाद ही डिसॉल्व हो जाती हैं। स्टैंडिंग नहीं है, स्टैंडिंग जो होती है हमने ऊपर देख ली है सारी। ठीक, तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पूरा का पूरा सेशन, और इसमें हमने सारी कमेटीज़ को इंक्लूड कर लिया है जो इंपॉर्टेंट है, और जो नॉन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ी कम रेलिवेंट है, बट इंक्लूड सबको कर लिया हमने। ठीक है ना, और जो इनके पीछे का हो सकता है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिए। चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए। मुलाकात होती है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।